जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इरफान IAS अकेडमी। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 7। क्या है? अशोका द एम्परर हु गिव अप वार। अशोका एक ऐसा राजा गुजरा है जो कि जंग जीतने के बाद भी उससे कंक्वेस्ट को उसने छोड़ दिया। ओके, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रोशन से रुपीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि एक दिन क्या हुआ। रोशन की बर्थडे थी, उसमें जो है कि उसके दादाजी ने उसको कुछ पैसे दिए। तो अब उसने सोचा कि शी बैडली वांटेड टू बाय अ न्यू सीडी, तो वो न्यू सीडी खरीदना चाहती थी। एंड शी आल्सो वांटेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट्स। तो वो अब भाई बच्चों के पास जब पैसे आते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, तो उस नए नोट को वो देख रही थी। ओके, इट वॉज देन that she noticed that all of them had a smiling face of गांधी जी printed on the right। तो राइट साइड में क्या था कि जो गांधी जी की मुस्कुराती हुई चेहरा जो है, मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आ रहा था, और साथ ही साथ में अ टीनी सेट ऑफ लाइन्स ऑफ ऑन द लेफ्ट। तो अब लेफ्ट साइड में क्या था कि टाइनी सेट ऑफ लाइन भी था। तो उसने सोचा कि भाई यहाँ पे लाइन क्या कर रहे हैं, जबकि ये नोट है, नोट पे क्या लाइन का क्या काम है। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। और अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। तो एम्पायर किसे कहते हैं? जो बहुत बड़ी किंगडम होती है उसे एम्पायर कहते हैं। तो द लाइन्स दैट वी सी ऑन आर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। तो जो हम नोट देखते हैं उसके ऊपर जो भी चित्र हम देखते हैं उसकी बहुत ही लाइन जो हमें नज़र आते हैं उसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। तो दे वर कार्ड इन स्टोन एंड प्लेस ऑन टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर एज सारनाथ। तो सारनाथ एक जगह है जो कि आपको वाराणसी बनारस में पड़ेगा। तो वहाँ पे वो बहुत ही मैसिव स्टोन पिलर पे इसके टॉप पे इसको रखा गया है। ओके, अब बहुत ही अच्छे से इसको कार्व किया गया है स्टोन में। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस इंस्क्रिप्शंस वन इंस्क्राइब ऑन पिलर्स। तो अशोका एक ऐसा राजा गुजरा है जो कि बहुत ही महान राजा था, और उसको जो है उसने अपने सारे के सारे मैसेजेस जो है इंस्क्रिप्शंस की शक्ल में वो पिलर्स पे इंस्क्राइब करा लिखवा दिया था। as well as on rock surface। Okay, before we find out what was written in these inscriptions, let us see why this kingdom was called an empire। तो सबसे पहले तो हम जानने की ये कोशिश करें कि इस किंगडम को हम एम्पायर क्यों कहते हैं। ओके, जबकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं फला किंगडम, लेकिन अब इसको हम एम्पायर क्यों कहते हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके दादा श्री थे, तो अपने दादा श्री के द्वारा जो है ये अशोका ने रूल किया, और इसको फाउंड कौन किया था? अशोका चंद्रगुप्त ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जिनका नाम था, इसीलिए इनको मौर्य डेस्टिनी कहते हैं, डायनेस्टी कहते हैं। मोर देन 2300 ईयर्स अगो। और ये कब किया गया था? तो 2300 ईयर्स अगो किया गया था। चंद्रगुप्त वाज सपोर्टेड बाई अ वाइस मैन नेम चाणक्य और कौटिल्य। तो चाणक्य और कौटिल्य के मदद से, जो कि बहुत ही वाइस मैन थे, उनके द्वारा जो है कि इनको जो है राजा बनाया गया था। Many of Chanakya's ideas were written down in a book called the अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें अपने सारे आइडियाज़ को उन्होंने उसमें लिख दिया था। अब डायनेस्टी किसे कहते हैं थोड़ा इसे भी जान लेते हैं। तो डायनेस्टी वेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर। यानी एक के बाद एक ही फैमिली के मेंबर अगर रूलर बनते हैं तो उसे डायनेस्टी कहते हैं। द फैमिली इज़ ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी। द मौर्यास वर आर डायनेस्टी विद 3 इम्पॉर्टेंट रूलर्स। तो मौर्य डायनेस्टी जो थी वो 3 लोगों से मिलकर बनी थी, जो कि 3 लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे। एक का नाम चंद्रगुप्त जो पहला था, और उसका बेटा बिंदुसार था, और बिंदुसार का बेटा अशोका था, जिसने बहुत ही ज़बरदस्त रूल किया था। ओके, देयर वर 7 सिटीज़ इन द एम्पायर। अब एम्पायर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सिटीज़ होते हैं, और वो जो है मार्क किए गए हैं ब्लैक डॉट से। ओके, और ब्लैक डॉट से इसको मार्क किया गया है, जिसका नाम, एक का नाम है पाटलिपुत्र, और एक का नाम तक्षशिला, एक का नाम उज्जैन है। और ये कहाँ पे है? मैप पे आप चलो देख लो। देखो ये तक्षशिला है, ये है तक्षशिला, ये उज्जैन और ये पाटलिपुत्र है। ओके,
दिस तक्षशिला वाज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। तो तक्षशिला क्या है? तक्षशिला जो है एक नॉर्थ वेस्ट का जो है गेटवे था और साथ ही साथ में सेंट्रल एशिया का भी गेटवे था। वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। तो नॉर्थ टू साउथ इंडिया के इस तरह से जो है हमारा इंडिया है, तो नॉर्थ से लेकर ओके साउथ तक ये बिल्कुल इस तरीके से उसके रास्ते में पड़ता था। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्टपर्सन प्रॉब्लली लिव इन दीज सिटीज़। तो मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स हैं और साथ ही साथ में क्राफ्ट पर्सन थे, वो वहीं पे रहा करते थे। इन अदर एरियाज से देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। फार्मर्स और हर्डर्स के भी विलेजेस वहाँ पे पाए जाते थे। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया जैसे कि सेंट्रल इंडिया में फार्मर और हर्डर्स के विलेजेस मिले हैं। तो देयर वर फॉरेस्ट ओके वेयर पीपल गैदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड। तो एनिमल अपने खाने के लिए वो एनिमल को हंट करते थे और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी वो रखते थे अपने पास से। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोकन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो अलग अलग पार्ट में लोग रहा करते थे और अलग अलग लैंग्वेजेस को वो बोला करते थे। ओके, दे प्रॉबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड वोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एज वेल। और अलग अलग टाइप के वो फूड भी खाते थे, अलग अलग टाइप के वो क्लोथ भी, कपड़े भी पहनते थे। और यहाँ पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इनके क्षेत्र हैं उसको भी यहाँ दर्शाया गया है, जैसे कि कालसी है, ओके, मेरठ है, लुम्बिनी है, इलाहाबाद है, कुशीनगर है, सारनाथ है, पाटलिपुत्र दिखा दिया, या सांची है। ओके, यहाँ पे सारे के सारे जो है सनाथी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्लेसेस है जहाँ पे वो लोग राज करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहापुर है, और थोड़ा सा और ऊपर आप आएंगे तो शाहबाजगढ़ी है, जो कि हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या मिलता था, यहाँ पे उनके अशोका ने जो इंस्क्राइब करवाया था वो यहीं पे मिलते हुए नज़र आए हैं। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम से। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई किंगडम से कैसे ये एम्पायर्स डिफरेंट थे। तो एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेस दैन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर दैन किंगडम से। तो जो एम्परर्स थे ना उनको बहुत ही रिसोर्सेस की ज़रूरत हुआ करती थी, क्योंकि वो जो है किंग से ज़्यादा बड़ी होती थी, ओके, बड़े थे। और इनके साथ साथ जो एम्पायर्स था वो किंगडम से बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। जब बड़ा ये एम्पायर होता था, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े बड़े आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी। एंड सो आल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्सेस। तो टैक्स वगैरह को कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल वगैरह जो थे उनको भी अपॉइंट किया गया था। रोलिंग दी एम्पायर। अब एम्पायर को, इतने बड़े एम्पायर को रोल कैसे किया जाता था? ऐसे एम्पायर वाज सो लार्ज, क्योंकि ये एम्पायर बहुत ही बड़ा था। डिफरेंट पार्ट से वर रोल्ड डिफरेंटली। तो अलग अलग पार्ट अलग अलग तरीके से रोल किए जा रहे थे। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पर। जो पाटलिपुत्र के आसपास का जो एरिया था वह किसके अंडर में कंट्रोल किया जाता था? एम्पर के अंडर में कंट्रोल किया जाता था। दिस मींट दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम हर्डर्स, फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स। तो इन लोगों से जो है, जो कि विलेजेस और टाउन्स वगैरह में रहा करते थे, इन लोगों से ये टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे और इसके लिए ऑफिशियल वगैरह को अपॉइंट किया जाता था। हु lived officials also punish those who disobeyed the रूलर्स ऑर्डर्स। तो ऑफिशियल्स को क्या होता था, उनको जो है कि पनिश किया जाता था अगर वो रूलर के ऑर्डर को ना मानते थे। ओके, मेनी ऑफ दिस ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, उनको सैलरी भी मिलती थी। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फोरो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन ऑफिशियल। तो ऑफिशियल के ऊपर जो है स्पाइस और वॉच किया जाता था कि वो कहीं गलत तो कर नहीं रहे हैं, करप्शन तो नहीं कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर। जो है वो सुपरवाइज़ करते थे, एम्परर जो थे वो सुपरवाइज़ करते थे इन सारे लोगों को सीनियर मिनिस्टर और जो रॉयल फैमिली थे उनके मेंबर के द्वारा। ओके, देयर
were other areas of provinces. Each of these was ruled from a provincial capital such as तक्षशिला and उज्जैन। तक्षशिला और उज्जैन की तरह ये प्रोविंशियल कैपिटल भी हुआ करते थे जहाँ से वो लोग रूल करते थे। एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर, और उस पर जो है कि गवर्नर जो है मुहैया करा दिया जाता था। लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलो, अब उसको भी जो है कि फॉलो किए जाते थे, जो लोकल कस्टम्स या रूल्स वगैरह थे उसको भी फॉलो किया जाता था। बिसाइड्स देयर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स, इन सेंटर्स के बीच में बहुत बड़े एरिया का फ़र्क था। तो हायर द मौर्यास ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स विच वर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। ओके, अब ये है कि वो रूरल मौर्यास जो रूरल्स थे उन्होंने जो है कि रोड को भी बनवाया था और रिवर्स को भी बनवाया था, इसलिए कि वो ट्रांसपोर्ट वगैरह को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझते थे। एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेस वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट, तो ये टैक्स और ट्रिब्यूट के रूप में जो है रिसोर्सेस को जो भी अवेलेबल होता था उसको कलेक्ट कर लेते थे। फॉर एग्जांपल द अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था, उसको कौटिल्य भी कहते हैं। तो उसकी किताब में जो है नॉर्थ वेस्ट को इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ पे ब्लैंकेट्स पाए जाते हैं। और साउथ इंडिया को ये किसके लिए इम्पोर्टेंट था? गोल्ड के लिए और प्रीशियस स्टोन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट था। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ए ट्रिब्यूट, तो ये ट्रिब्यूट के रूप में भी इन रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जाता था। अब ट्रिब्यूट किसे कहते हैं इसे समझ लेते हैं। तो ट्रिब्यूट अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, अब जो इस टैक्सेस जो है रेगुलर बेसिस पे हम कलेक्ट करते हैं, लेकिन ट्रिब्यूट क्या था कि ट्रिब्यूट को कलेक्ट किया जाता था विलिंगली, उनके विलिंगली जो भी चीज़ें मिल जाती थी वो लोग उनसे कलेक्ट कर लेते थे। ओके, अपने अच्छा अनुसार जो चाहते थे वो लोग दे दिया करते थे। देयर वर आल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स, पीपल लिविंग इन दिस एरिया वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, तो जो लोग बहुत से लोग फॉरेस्ट रीजन में रहा करते थे और वो लोग इंडिपेंडेंट थे, बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स टिम्बर हनी एंड वैक्स टू मॉरियन ऑफिशियल से, तो ये एलिफेंट्स वगैरह टिम्बर हनी वैक्स वगैरह ऑफिशियल मेंबर को भी दे दिया करते थे। द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, तो अब एम्परर और उसकी जो कैपिटल सिटी है जैसे कि पाटलिपुत्र, ओके, उसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो एम्परर कौन था? अशोका था। उसके बारे में मैगजीन्स एक एम्बेसडर था जो आया हुआ था किसके दरबार में? कौटिल्य के दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, और इसको भेजा था सेल्यूकुलस निकेटर ने, जो कि वो राजा था कहाँ का? वेस्ट एशिया में एक ग्रीक के देश है, वहाँ से वो भेजा था। तो उस मैगजीन्स कहते हैं कि एन अकाउंट अबाउट एंड व्हाट ही से, जो भी उसने देखा था उसको उसने एक किताब में लिख दिया कि द ओकेशंस ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन से, तो ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस के साथ इनको जो है सेलिब्रेट किया जाता था। पब्लिक जब में वो पब्लिक के बीच में जाते थे। ही इज़ कैरिड इन अ गोल्डन प्लैंक्विन, गोल्डन प्लैंक्विन के में उनको लेकर जाया जाता था। हिज कार से राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, तो गोल्ड एंड सिल्वर से एलिफेंट वगैरह को वो सजा देते थे। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लीव बर्ड्स, तो उसके ऊपर जो है कि बर्ड वगैरह भी वो लोग साथ साथ में ट्रीज वगैरह भी लेकर चलते थे जिसके ऊपर बर्ड वगैरह चहचहाते थे। इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेंड पैरट्स, तो जो ट्रेंड पैरट्स होते थे वो भी उनके साथ चलते थे, जो कि राजा के हेड के चारों तरफ बिल्कुल घूमता था, जिसकी खूबसूरती देखकर बहुत ही लोगों को अच्छा लगता था। द किंग इज़ नॉर्मली सराउंडेड बाई आर्म वीमन, तो आर्म्ड वीमन जो थी उनके साथ वो जो है कि चलते थे, बिकॉज ही इज़ अफ्रेड व्हाट दैट सम वन मे ट्राई टू किल हिम, क्योंकि वो इस वजह से डरते थे क्योंकि लगता था कि कोई इन्हें मार ना दे। ही हैज़ स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स, जब भी वो खाना खाते थे इससे पहले कि वो किसी स्पेशल सर्वेंट को रखते थे ताकि वो इस खाने को टेस्ट कर सके। ओके, ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स, वो 2 दिन लगातार 2 रात लगातार किसी भी बेडरूम में नहीं सोता था।
एक सेम बेडरूम में नहीं सोता था। एंड अबाउट पाटलिपुत्र, अब पाटलिपुत्र के बारे में वो लिखता है कि दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, ये बहुत ही बड़ा और ब्यूटीफुल सिटी हुआ करता था। इट इज़ सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल, और चारों तरफ से मैसिव वॉल से वो घिरा हुआ था। उसमें 570 टावर्स और जो 164 जो है गेट्स हुआ करते थे। हाउसेस जो थे वो 2 या 3 मंजिला होके होते थे। एंड वो जो है कि किससे, वुड से या ब्रिक से बने हुए थे। किंग्स के जो प्लेसेस है वो भी थे जो कि वुड से बने होते और डेकोरेट किससे किए गए थे, स्टोन कार्विंग से डेकोरेट किए गए थे। और ये इससे यहाँ पे चारों तरफ से गार्डन्स वगैरह भी था, जिसके आसपास में बर्ड्स वगैरह भी रखे जाते थे। तो वाई डू यू थिंक दैट द किंग हैज स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड ही एट, जब भी वो खाने से पहले जो है कि वो स्पेशल तो सर्वेंट को क्यों रखता था? जाहिर सी बात है, उसको ये लगता था कि भाई अगर उसमें जहर मिला कर खिलाया जाए तो वो सबसे पहले असर उसके ऊपर, अगर उसमें जहर हो तो सबसे पहले असर उसी के ऊपर हो। अशोका यूनिक रूलर, अब अशोका के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनिक एक रूलर था। ओके, द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका, तो मौर्यन रूलर में अगर कोई सबसे ज़्यादा फेमस था तो वो अशोका। चंद्रगुप्त तो था ही, लेकिन अशोका भी था। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक द मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन, तो इसने सबसे पहले इसे ये कोशिश की कि अपने मैसेजेस को उसने इंस्क्रिप्शन के द्वारा लोगों तक फैलाया, पहुंचाया। मोस्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज हुआ करती थी, और उसी में उसने लिखवाया ताकि हर एक बंदा इसको समझ सके, और इसको ब्राह्मीण स्क्रिप्ट में लिखवाया था। अशोकास वार इन कलिंगा, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वार था कलिंगा हिस्ट्री के अंदर। कलिंगा इज़ द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा, तो कोस्टल ओडिशा का पुराना नाम क्या था? कलिंगा था। अशोका फॉट अ वार टू कंकवर कलिंगा, तो कंकवर को जो है कि उसने कलिंगा को कंकवर करने के लिए उसने लड़ाई लड़ी। हाउएवर ही वॉज हॉरिफाइड, बहुत ही डरावना था। ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशेड, जब उसने देखा तो उसने ये डिसाइड किया कि अब वो लड़ाई कभी नहीं लड़ेगा। इट्स He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war, तो एक ऐसा ये राजा था जिसने पूरी दुनिया में, एक ऐसा राजा था जिसने जीतने के बाद भी कॉन्क्वेस्ट को छोड़ दिया, ज़मीन को उसने त्याग दिया। अशोकास इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वार, तो अशोका जो है कलिंगा वार को डिस्क्राइब करते हुए अपने इंस्क्रिप्शन को लिखवाता है। ओके, उसमें क्या था कि दिस इज़ व्हाट अशोका डिक्लेयर इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्कवर कलिंगा, तो 8 साल के बाद जब मैं राजा बना तो मैंने कलिंगा को कॉन्कवर किया। अबाउट 1.5 लाख पीपल व कैप्चर, 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को कैप्चर किया गया, और साथ ही साथ में जो है कि लाखों से ज़्यादा जो है 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया जान से। दिस फिल्म मी विद सॉरो, यही वजह है कि मुझे जो है कि मैं दुखों से भरा हुआ हूँ। वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इस कंक्वर, जब भी इंडिपेंडेंट लैंड को कंक्वर किया जाता है तो हज़ारों लाखों लोग मारे जाते हैं, और जो प्रिजनर होते हैं उनको, बहुत से लोगों को प्रिजनर बनाया जाता है। जो ब्राह्मीण और मॉक होते हैं वो भी मरते हैं। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, देयर स्लेव्स सर्वेंट्स डाई और लॉस देयर लव्ड वंस, वो अपने जो भी चहीते होते हैं, जिससे वो प्यार करते हैं, सारे के सारे मारे जाते हैं। दैट इज़ वाई आई एम सैड, जिसकी वजह से मैं, यही वजह है कि मैं सैड में हूँ। एंड मैं हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धर्मा, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब धम्मा को अब मैं ऑब्जर्व करूँगा। एंड टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल, तो अब जो है कि मैं दूसरों को इसके बारे में बताऊंगा। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज़ मच बेटर दैन कंक्वरिंग देम थ्रू फोर्स, तो इन्होंने कहा कि धम्मा सबसे बेटर है, जिसकी वजह से लोगों के दिलों को जीता जा सकता है बजाय के फोर्स के द्वारा। ओके, आई एम इंस्क्राइबिंग दिस message for the future so that my son and my grandson after me should not think about war, तो मैं इस इंस्क्रिप्शन को लिखवा रहा हूँ फ्यूचर के लिए भी, ताकि मेरे बच्चे कभी भी वार के बारे में ना सोचें। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू इंस्पिर धम्मा, और लेकिन इसके अलावा ये सोचे कि भाई धम्मा को किस तरीके से लोगों के बीच पहुँचाया जाए। ओके,
धम्मा एक जो है प्राकृत वर्ड है जो ऑर्डिनरी पीपल के लिए इस्तेमाल की जाती थी, और संस्कृत में धर्मा कहते हैं। ओके, धर्म जिसको संस्कृत में कहते हैं उसको प्राकृत में क्या कहते हैं, धम्मा कहते हैं। वट वॉज अशोकास धम्मा, तो अशोका का धम्मा क्या था इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अशोकास धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड, तो गॉड की वो पूजा नहीं करते थे, परफॉर्मेंस नहीं करते थे, सैक्रिफाइस का परफॉर्मेंस नहीं करते थे। और उनको ये लगता था कि भाई जिस तरह से फादर लोगों को सिखाता है, ट्राई करता है सिखाने की अपने बच्चों को, वैसे ही मेरी ड्यूटी है। ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट, अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाए। ही वॉज आल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा, तो बुद्धा की टीचिंग से भी बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर था और उन्हीं से जो है कि सारी चीज़ें लोगों तक फैलाता था। There were a number of problems that trouble him. People in the empire followed different religions. तो अलग अलग रिलीजन को इनके एम्पायर में जो लोग थे मानते थे, एंड इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। एंड दिस समटाइम्स लेट टू कॉन्फ्लिक्ट, यही वजह है कि कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाती थी। एनिमल्स से वो सेक्रीफाइस, एनिमल को भी सेक्रीफाइस, स्लेव से एंड सर्वेंट्स को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। बिसाइड्स से देयर वर क्वेरल्स इन फैमिलीज अमंग्स नेबर्स, तो फैमिलीज एंड नेबर्स के बीच में हमेशा लड़ाई भी होती थी। तो अशोका फेल्ट इट वॉज इस हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, तो अब ये अशोका को लगा कि भाई ये तो मेरी ड्यूटी है कि मैं इन सारी प्रॉब्लम्स को क्या करूं, सॉल्व कर दूं। सो ही अपॉइंटेड, अब देखिए उन्होंने क्या किया, इस क्वारल्स को, झगड़े को ख़त्म करने के लिए ऑफिशियल्स को क्या किया, अपॉइंट किया, नोन एज द धम्मा महामत्ता। इन्हें क्या बोलते हैं, धम्मा महामत्ता। जिन लोगों को प्रचार के लिए रखा गया था धर्म के, उनको जो है कि धम्मा महामत्ता कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा, बिसाइड्स अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल्स टू रीड हिज मैसेजेस टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्स। तो अब वो क्या था कि अपने इंस्क्रिप्शन वगैरह को भी उसने पिलर्स वगैरह, रॉक्स वगैरह पे लिखवा दिया, और ये भी ऐसे लोगों को भी जमा किया जिससे कि जो लोग इसको नहीं पढ़ पाते थे उनको पढ़ने के लिए ऑफिशियल वगैरह को अपॉइंट किया गया कि वो पढ़ के उनको सुनाएं। अशोका वॉज आल्सो सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा टू द अदर लैंड्स, तो अलग अलग लैंड्स पर भी, देशों में भी अशोका ने अपने लोगों को भेजा। ओके, जैसे कि सीरिया है, इजिप्ट है, ग्रीस है, श्रीलंका है, इन जगहों पर इनको भेजा गया। ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेस। अब बिसाइड्स ही अरेंज द मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, तो ट्रीटमेंट के लिए क्या है कि ह्यूमन को और एनिमल्स के लिए जो है ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट को भी अरेंज किया, और साथ साथ में उसने कुएँ भी खुदवाए और रोड वगैरह भी बनवाए। साथ साथ में इन्होंने रेस्ट हाउसेस भी बनाए ताकि जो मुसाफिर आएँ वो उसमें ठहर सकें। Ashoka's messages to his subjects. People perform a variety of rituals when they fall ill, when their children get married, when children are born, or when they go on a journey. अब भाई जब भी कोई जर्नी के लिए निकलता था, या कभी कोई बच्चा उनके यहाँ पैदा होता था, या कभी बच्चे की शादी होती थी, तो वो लोग अलग अलग टाइप के रिचुअल्स वगैरह करते थे। तो दिस रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, तो वो कहते थे कि ये जो रिचुअल्स आप करते हो ये यूज़फुल नहीं है। इफ़ इंस्टीड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, अगर दूसरे प्रैक्टिसेस करें तो हो सकता है कि वुड बी मोर फ्रूटफुल, तो वो फ्रूटफुल होगा। दैट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस, तो वो अदर प्रैक्टिसेस क्या क्या है उसके बारे में नीचे दिया हुआ है कि दिस आर बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, तो वो जो है कि स्लेव और जो सर्वेंट हैं उनके साथ जो है कि प्यार से पेश आए। रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करें। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, तो सारे जो क्रिएचर्स हैं उनको कंपैशन के साथ ट्रीट करें। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण एंड मॉन्क्स, तो मॉन्क्स और ब्राह्मण को गिफ्ट भी देने के लिए वो कहते थे। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेस वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स
रिलीजन। तो अब भाई आप अपने धर्म की जो तारीफ़ करते हैं वो भी, और जो आप दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं वो भी, दोनों को दोनों गलत हैं। ईच वन शुड रिस्पेक्ट दी अदर्स रिलीजन, हर एक को हर दूसरे की रिलीजन को या धर्म को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। इफ़ वन प्रेसेस ओन्स वन ओन्स रिलीजन विच क्रिटिसाइज while criticizing another's one is actually doing greater harm to one's own religion। तो भाई जो अपने धर्म की खूब तारीफ़ करता है, दूसरे के धर्म की बड़ी क्रिटिसाइज़ करता है, तो वो सचमुच में तो बात ये है कि वो अपने धर्म को हार्म पहुंचा रहा है। therefore one should try to understand the main ideas of another religion and respect it। तो हर दूसरे के जो रिलीजन है उनके जो मेन आइडियाज़ हैं उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हु वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने एक बात कही कि द फर्स्ट वॉरोट हिज एडिक्स His ethics instructions still speak to us in a language we can understand and we can still learn much from them। तो हम इनसे जो है कि उन्होंने कहा कि जो बात कही थी इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइडेंटिफाई द पास्ट ऑफ अशोकास मैसेज दैट यू थिंक आर रेलेवेंट टुडे। तो यही सारी बातें हैं, अलग अलग इंस्क्रिप्शंस हैं। अब ये जो है पढ़ लेते हैं कि सम वॉट बिफोर द टाइम ऑफ द मौर्यन अम्पायर अबाउट 2400 ईयर्स अगो, 2400 साल पहले की बात है जब वो एम्पायर्स इन चाइना बिगैन बिल्डिंग द ग्रेट वॉल। तो ये जो ग्रेट वॉल को बनाना शुरू कर दिए थे जो चाइना के एम्पायर्स थे, इट वाज मेंट टू प्रोटेक्ट द नदर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पेस्टोरल पीपल। जो पेस्टोरल पीपल थे, जो चरवाहे थे, उनसे बचाने के लिए फ्रंटियर नदर्न फ्रंटियर को वो जो है कि प्रोटेक्ट करते थे। एडिशंस टू द वॉल वर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स अगो। ओके, 2000 ईयर्स बिकॉज द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग। धीरे धीरे जैसे जैसे एम्पायर के शिफ्ट होते गए तो 2000 साल तक ये जो है कि बिल्ड होते गए वॉल। द वॉल इज़ अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग। तो ये 6400 किलोमीटर लंबी है और इसको ये जो कि स्टोन ऑफ ब्रिक से बनी हुई है और इसको ऊपर चलने के लिए रास्ते भी हैं और साथ साथ में इसमें हज़ारों लोग लगे हुए थे और ये जो है हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर वाच टावर्स वगैरह भी बने हुए थे। ओके, तो यहाँ पे हमने सब कुछ पढ़ लिया है कि एम्पायर क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ लिया। कैपिटल, प्रोविंस, धम्म, मैसेंजर, ऑफिशियल वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया है। ओके, एक डेट्स दी हुई है। इस डेट्स में क्या है कि भाई बिगिनिंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर मोर देन 2300 ईयर्स अगो, और जो चाइना में है वो 2400 ईयर्स अगो बिल्ड करना शुरू कर दिया था, यानी कि 100 साल पहले ही। ओके, ये रास्ते हैं जिस रास्ते से लोग अपना जो व्यापार वगैरह किया करते थे। ये आपका इंडिया है और इंडिया से जो है यहाँ पे चाइना है, इसके ऊपर मंगोलिया है और इसी तरीके से यहाँ पे आप सऊदी अरेबिया है, आगे जाएंगे ईरान है, उसके बाद टर्की है, सीरिया है। ये वहीं पे वो लोग जाते थे और करते थे। इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर अच्छा एक्सप्लेनेशन लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, आप बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद।